जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम स्वर और स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो आइए एक बार जुड़ेंगे हमारे साथ सभी लोग और स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कि भाषा शब्द जो वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा के प्रकार में तो भाषा दो प्रकार की है, मौखिक, लिखित। भाषा विचार की बात करें तो भाषा विचार में 4 बिंदुओं पे बात की जाती है। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा जो है रूप विचार। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम रिवीजन भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हिंदी जो भाषा है या हिंदी जो शब्द है उसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। लिपि देवनागरी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदुस्तानी भाषा का मानकीकृत रूप है, या विश्व की प्रमुख भाषा है, नामकरण इसका सिंधु नदी के नाम पर हुआ है। राजभाषा है, ये 22 राजभाषाओं में से एक है, यानी कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक है हिंदी। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में जो है हिंदी की बात की गई है। उसके बाद हमने देखा था कि जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण का जो मौखिक रूप होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, फिर देखते हैं कि वाक्य जो होती है किसी भी भाषा की वो सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई या शब्द की बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है, और सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है वहाँ आप जा करके इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। वहाँ अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो प्रतंत्र होते हैं। स्वर की बात करें तो कुल स्वर आपके 13 हैं, स्वर अगर की बात करें तो 11 हैं। ये भी आपको समझाया गया है। अगर आपको समझना है कि अयोगवाह क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो जाकर के पहला वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखेंगे आप। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि जो आपका जो व्यंजन है उसका वर्गीकरण किया था। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ये स्वर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और जो स्वर है, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि स्वर व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन 33 हैं, क से लेकर के ह तक। और कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो 39 है। ठीक है ना, यानी कि 13 और 39 को जब हम जोड़ देते हैं तो वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। यहाँ तक हमने जो है पहली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्वर देख लिया है, यहाँ पर हमने स्वर देख लिया है। अब ये जो स्वर हैं इन्हीं स्वरों का हम वर्गीकरण करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो वर्गीकरण का देखेंगे हम। यहाँ पर एक फ्रेम बना हुआ है, इस फ्रेम को अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर एक एक को हम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको ये कभी भी भूले ना। एक ट्रिक के माध्यम से आप ये जो आपका फ्रेम बना हुआ है स्वरों का, यहाँ से आप प्रश्न आसानी से कर सकें, यानी कि एक भी प्रश्न आपका छूट ना जाए। ठीक है, तो देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण का यहाँ पर 5 आधार दिखाई पड़ रहा है। आपका जो पहला आधार है वो क्या है, पहला आधार आपका देखेंगे तो पहला आधार है आपका मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। दूसरे आधार की बात करेंगे हम तो दूसरा आधार क्या है, उत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा आधार क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। कहीं कहीं जो है प्रश्न पूछा जाता है कि जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर, या जीभ के उठने के आधार पर, या जिह्वा के उठने के आधार पर, या जीभ के प्रयोग के आधार पर, या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। आपको बस समझना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। चौथा जो है हम
आधार देखेंगे तो मुखाकृति के आधार पर, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं कि तो हमारे मुख की आकृति किस तरह से बनती है, ठीक है। कहीं कहीं प्रश्न बनेगा कि मुख विवर के आधार पर, कहीं कहीं प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मुख खुलने के आधार पर। लेकिन जो है आपको समझ लेना है कि जहाँ पर मुख की बात की गई, यानी कि ये प्रश्न किन के बारे में हो रही है, ये जो आपके 4 प्रकार हैं इनके बारे में हो रही है। उसके बाद जो है आपका जो 5वां आधार है, 5वां आधार क्या है कि जो हमारे ओंठ होते हैं उनकी आकृति के आधार पर जो है जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले में हम देखेंगे जो मात्रा उच्चारण के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वे आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो लघु, दीर्घ और प्लूत। कौन से हैं? प्लूत। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक क्यों बनाया गया है, यानी कि जो लघु स्वर होते हैं उनमें 1 मात्रा का समय लगता है, जो दीर्घ होता है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत और लुप्त जो होता है यह पुकारने के लिए इनका प्रयोग होता है। किसके लिए? पुकारने के लिए। अधिकतर इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी के साहित्य में भी कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला हमने क्या देखा? लघु स्वर, जिनको मूल स्वर या हर्ष स्वर भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, जिसे गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? प्लुत या लुप्त, यानी कि अब ये गायब होने वाले हैं। संस्कृत में चूंकि इनका ज्यादा प्रयोग होता है, इनको लुप्त भी कहा जाता है। तो प्लुत या लुप्त जो है आपके चिन्ह इसका अंग्रेजी के एस के आकार से मिल जाएगा, या फिर जो है आपका हिंदी के जो अंक है आपका 3 के आकार पर दिखाई पड़ता है। ठीक है। आपके लघु स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। और जो आपके दीर्घ स्वर हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और जो आपके दीर्घ स्वर हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ। ठीक है, ये आपके 7 हैं। अब हम आ जाएंगे उत्पत्ति या रचना के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इनका प्रकार 2 ही प्रकार का होता है, यानी कि यहाँ पर प्लुत और लुप्त आपको गायब मिलेगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे उत्पत्ति या रचना की बात तो। ठीक है, तो यही जो आपका लघु स्वर है इसको मूल स्वर या हर्ष स्वर भी कहते हैं। जो आपका दीर्घ स्वर है इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख खुलने के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं। तो यहाँ जो आपके स्वर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवृत, समवृत, अर्ध समवृत और अर्ध विवृत। विवृत का मतलब जब मुख पूरा खुला हो इनके उच्चारण में। समवृत का यानी कि मुख लगभग बंद हो, और अर्ध समवृत में मुख आधा बंद हो, अर्ध विवृत में मुख आधा खुला हो। ठीक है। ओठों की आकृति के आधार पर हम देखेंगे जो स्वर हैं, जब ओठों इनके उच्चारण में आपके ओठ गोल होंगे, गोलाकार होंगे, तो वहाँ पर वृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है। और जब जिन स्वरों के उच्चारण में जो आपके ओठ हैं वो गोल नहीं होंगे तो वहाँ पर अवृत्ति हो जाएगा, अवृत्तमुखी। ठीक है। तो आप जो है आप एक एक को देखते हैं। फ्रेम को हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे पहला हमारा क्या है कि मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर जो आपके स्वर हैं उनका वर्गीकरण करना है। इसमें जो स्वर है उनके उच्चारण में जो समय लगता है, ठीक है, उसका बोध किया गया है। तो एक तरह से परिभाषा क्या हो जाएगी? मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों के उच्चारण में लगे समय का बोध जो है वहाँ पर कौन सा आधार हो जाएगा? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला इसमें क्या है? लघु, जिसे याद रखेंगे आप हर्षों के नाम से पूछा जा सकता है, मूल के नाम से पूछा जा सकता है। जो आपका इसमें दूसरा है दीर्घ, इसको दीर्घ या गुरु के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर आपको संधि के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा इसमें कौन सा है? हमने वहां देख लिया था, प्लुत, लुप्त। ठीक है।
इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, ठीक है। और जो आपका दीर्घ गुरु है इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। कितना? 2 मात्रा का समय। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है और ह्रस्व वाले में 1 मात्रा का समय, ठीक है। 1 मात्रा का समय लगता है। अब इसको आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। ह्रस्व, लघु या मूल स्वर हैं उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ गुरु या संधि जो है उनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और जो प्लूत होते हैं इनको जो है इनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। यानी कि इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुकारने के लिए, पुकारने के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे अगर हमको लिखना है, जैसे हमको अगर लिखना है राम, तो हम लिखेंगे राम, ठीक है। अगर हमें पुकारना है राम को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस का आकार बना देंगे और फिर हम लिखेंगे राम। तो अब ये क्या हो जाएगा? राम, पुकारा जा रहा। तो यही आपका क्या है? प्लूत है या लुप्त है। यहाँ पर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री यानी कि 1 मात्रा का जहाँ समय लग रहा है ये 4 आपके हैं, याद रखेंगे। दूसरा आपका जो है यहाँ पर 2 मात्रा का समय लग रहा है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ, ये आपके 7 हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है। 2 मात्रा दीर्घ गुरु संधि के नाम से भी ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर उत्पत्ति और रचना के आधार पर जो ये आपके जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमने नीचे देख लिया था। नीचे हमने देखा था ये आपके छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही है आपके, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो दीर्घ गुरु या संधि स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, या तो बड़ा आ है, या तो बड़ी ई है, या तो बड़ा ऊ है, या तो ये है, या फिर बड़ा ऐ है, या फिर ओ है, या फिर बड़ा औ है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे। ये एकत्रित हमने वहां पर देखा, यहाँ पे भी एकत्रित रूप से ये दीर्घ के नाम से जाने जाएंगे कि ये 7 हैं। लेकिन इनका जो बंटवारा हो जाता है इसके अंतर्गत पहले में क्या होते हैं, ये पहले में ये सजातीय होते हैं। कौन से होते हैं? पहले में ये सजातीय हो जाते हैं और दूसरे में ये क्या हो जाते हैं? विजातीय हो जाते हैं, ठीक है। सजातीय और विजातीय, ठीक है। और जो विजातीय हैं इनको संयुक्त रूप से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहां पर हमने देखा था कि संयुक्त व्यंजन और यहाँ पर संयुक्त स्वर, अंतर क्यों है? सजातीय क्यों है? क्योंकि जब आ का मेल हुआ अ और अ से तो दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए इनको सजातीय कहा गया, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया? सजातीय। ठीक इसी तरह से छोटी ई और फिर छोटी ई के मिलने से क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। उसके बाद जो है देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके क्या बने? बड़ा ऊ। ये जो है प्रोसेस अगर हम संधि में बात करेंगे तो कैसे हो सकता है कि अ का मेल चाहे अ से हो, अ का मेल चाहे आ से हो, आ का मेल चाहे अ से हो, या फिर आ का मेल चाहे आ से हो। किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर रिजल्ट आ होगा। ठीक सेम यही प्रोसेस ई का भी होगा और यही प्रोसेस ऊ का भी होगा। तो ये कौन से हो गए? सजातीय हो गए। इसमें जो स्वर है एक ही जाति के हैं। अब ये विजातीय क्यों है? ये अलग क्यों है? इसलिए कि इनका जो मेल हुआ है, इनके कैसे ये बने हैं, तो ये बना है अ और ई से, ठीक है। ये किससे बना है? अ और ई से।
ऐ कैसे बना है? तो ऐ बना है अ और ए से। वो कैसे बना है? तो अ और उ से। और औ कैसे बना है? तो अ और औ से, ओ से। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ऐ बन गया, यहाँ पर ओ बन गया और यहाँ पर बन गया औ। तो इनके प्रयोग में देखेंगे तो दो जातियों के स्वर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ये ह्रस्व मूल लघु, ठीक है, और ये आपके दीर्घ गुरु संधु संधि के जो आपके दो प्रकार हैं, सजातीय और विजातीय, इसको आप समझ लिए होंगे। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। स्वर का अगला आधार क्या है? तो देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर या जिह्वा के उठने के आधार पर अब हमें जानना है। तो पहले में क्या है? पहला इसका प्रकार अग्र स्वर है, दूसरा क्या है? मध्य स्वर है, और तीसरा क्या है? पश्च स्वर है। अब यहाँ पर जो है आपको एक जो है जीभ बना लेंगे आप। मान लीजिए कि ये आपकी जीभ है। अब जीभ का ये जो पहला भाग है, इसे हम कहेंगे, इसका जब इस्तेमाल होगा तो ये आपके हो जाएंगे अग्र स्वर। बीच वाला भाग देखेंगे तो ये इसका जहाँ प्रयोग होगा जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, वहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य स्वर हो जाएगा। ठीक है, और जो आखिरी भाग है इसका जब प्रयोग होगा तो यहाँ पर पश्च स्वर आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये आपके तीनों आ गए। ठीक है, अब जो आपके स्वर हैं, स्वरों की बात करें, हम स्वरों की बात करें तो आपका पहले हम इसको याद करते हैं कैसे? जो मध्य स्वर है वह आ जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, और अग्र स्वर में आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ए और ए। ठीक है, ए ई ए, ये चारों एक ही स्थान से, यानी कि जीभ के पहले अग्र भाग से प्रयोग हो रहे हैं। अ जीभ के मध्य भाग से प्रयोग हो रहा है, और जो बच गए, ठीक है, तो कौन बच गया? आपका आ बच गया, उसके बाद ऊ बच गया, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गए? पश्च के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो आपने समझ लिया इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि मुख विवर खुलने के आधार पर, यानी कि जब मुख खुलता है उसके आधार पे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसको? सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा है? तो ये है विवृत। विवृत का अर्थ है कि जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है संवृत। इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुख कैसा रहेगा? लगभग बंद रहेगा। ठीक है, और तीसरा की बात करें, तीसरा इसका जो प्रकार है वो क्या है? तो अर्ध अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है अर्ध अर्ध विवृत। ठीक है, अर्ध विवृत। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो विवृत है उसको उच्चारण में, या तो आप लिख लीजिए, सभी को उच्चारण करके देखिए, या फिर याद कर लीजिए, है ना। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, सॉरी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
यहाँ पर री आता है, जो यहाँ पे हम नहीं लाएंगे इसको। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। यानी कि हम इसमें से 3 गायब कर देते हैं, 13 में से 10 ही होते हैं, जो कि हम जहाँ यहाँ पर जो है मुख मुख खुलने के आधार पर ये आपका कितना प्रयोग होता है, तो 10 प्रयोग होता है। अब इसमें देखेंगे विवृत, यानी कि जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, तो आ में खुल रहा है, आ ला देंगे हम विवृत में, ठीक है। ई, अब यहाँ पर दूसरा है कि जिसके उच्चारण में मुंह लगभग बंद होता है, तो ई आ जाएगा छोटी, इसमें छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद ऊ, इसमें भी मुंह लगभग बंद है, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बच रहा है जो अर्ध समृद्ध का, आपको याद रखना है गुण संधि से, यानी कि इसमें ए जी और ओ जी, ए और ओ जो है अर्ध समृद्ध में, क्योंकि अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत लगभग एक जैसे हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा। आपका क्या क्या निकल गया यहाँ पर, आपका ये जो है छोटी ई, ये भी निकल गया, आ भी निकल गया, और ये और वो भी निकल गया। बच गया आपका अ, ऐ, ओ, अ, ऐ, ओ। परीक्षाओं में कहीं कहीं जो है आपका आगत जो स्वर है वो भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया कि मुखाकृति के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे आप इसको जो है, ये आपका मात्रा के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति रचना के आधार पर, 2 हमने देख लिया। तीसरा आपका जो है जीव के प्रयोग के आधार पर, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद चौथा कौन सा है, मुख विवर के आधार पर, इसको भी हमने देख लिया। अब हमारा जो आखिरी इसका है कौन सा, ये आपका है ओठों की आकृति का भी हम यही समझ लेते हैं, ठीक है। ओठों की आकृति का भी हम यही समझ लेते हैं। पांचवा आपका कौन सा है, होठों की आकृति के आधार पर, ठीक है। ओठों की आकृति के आधार पर हम पहले भी देख चुके हैं कि कौन कौन से हैं। पहला इसमें है वृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में ओठों की, ओठ गोल होते हैं ना, वृत्तमुखी मुखी हो गए। अब इसमें आपका आ जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। और बाकी जो बच गए वो आ जाएंगे अवृतमुखी में, अवृतमुखी में, क्योंकि अ उपसर्ग लग गया तो अभाव हो गया गोलाई का, तो अवृतमुखी में बाकी जो बच गए वो आ जाएंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ठीक है। ये बाकी अवृतमुखी में आ गए। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ओठों की आकृति के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। आपको इसमें 4 अलग करने हैं, बाकी जो बच गए वो अवृतमुखी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया, आधार देख लिया, स्वरों का आधार देख लिया। अब जो है हम स्वरों का उच्चारण स्थान भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो इसमें हम अपना स्वर लिख लेते हैं। पहले आपका अ है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ पर हम सारे लिखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद यहाँ पर री आ जाएगा, फिर आपका ए, फिर ऐ, ओ, औ, अं,
यहाँ पर हम जितने भी 13 आपके कुल जो स्वर हैं सबका उच्चारण स्थान देख लेंगे, ठीक है, सभी का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो जो आपका अ और आ है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्या होगा? कंठ होगा। और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है। छोटी ई और बड़ी उच्चारण करके देखें, ई किनका प्रयोग हो रहा है? तालु का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है तालव्य हो गए, ठीक है, और ये कंठय हो गए। जो ऊ और बड़ा ऊ है, उच्चारण करके देखें, ऊ ऊ ओठों का प्रयोग हो रहा है। तो ये कौन से हैं? ओष्ठय हैं। कौन से हैं? ओष्ठय, ठीक है। अब बात करेंगे री, उच्चारण करके देखेंगे री। तो इसके उच्चारण में किसका प्रयोग हो रहा है? मूर्धा का प्रयोग हो रहा है। तो क्या है? मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, सॉरी मूर्धन्य। अब ए और ऐ इसका जो है स्ट्रक्चर अभी हमने समझा। ये संयुक्त क्या है? स्वर हैं। इनके प्रयोग में और ई का प्रयोग होता है, और ई का प्रयोग होगा, इसलिए कंठ तालव्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कंठ तालव्य, ठीक है। अब उसी तरह से जो ओ और औ हैं, ये कैसे बने हैं? तो ये बने हैं अ और ऊ से, अ आ और ऊ से बने हैं, इसलिए कंठ ओष्ठय दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठय, कंठोष्ठय, ठीक। उसके बाद अंग, इसको कहते हैं हम, ये इनका प्रयोग होता है तो नासिका का प्रयोग होता है, तो इसको कहते हैं नासिक्य। क्या कहते हैं? नासिक्य। नासिक्य में सारे पंचमाक्षर भी आते हैं, पंचमाक्षर भी आते हैं, ठीक है ना। पंचमाक्षर कौन से? जो व्यंजन के पंचमाक्षर व्यंजन जो होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और अह उच्चारण करके देखेंगे, ये जो आपका विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? कंठ है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान भी हमने समझ लिया, जो स्वरों का उच्चारण स्थान है उसे भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ए और ऐ चूंकि बनते हैं और ई से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंठ तालव्य के रूप में पूछा जाता है। और अ ऊ से मिलने की वजह से वो और औ को कंठोष्ठय कहा जाता है। अंक नासिक के नाक का प्रयोग होता है इसके उच्चारण में, और अह जो है कंठ से उच्चारण होता है। तो हमने सबका उच्चारण स्थान भी देख लिया। तो आज की क्लास में हमने इतना ही देखा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे जो है हम व्यंजनों का अच्छी तरह से उच्चारण स्थान को समझेंगे। इसके अलावा व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण भी करेंगे, यानी कि सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को भी समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।